झांसी में एक दलित का सिर मुड़ा करके गांव में नचाया गया, पेट पर उल्टा टांगा गया। जब ये हत्या करते हैं, आरक्षण खत्म करते हैं, हमारे साथ सौतला व्यवहार करते हैं, अमानवीय व्यवहार करते हैं, तो उस समय हम इनको हिंदू नजर नहीं आते। अगर सही मायने में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों को ये हिंदू मानते तो इनका आरक्षण खत्म नहीं करते, इनके सिर पर खड़े होकर पेशाब नहीं करते। ईवीएम को टेक्नोक्रेट बनाता है तो दुरुपयोग की गुंजाइश भी टेक्नोक्रेट कर देता है। अभी एलन मस्क ने खुली रूप से उन्होंने चुनौती दिया कि जब चाहें हम तब ईवीएम को हैक कर सकते हैं। ईवीएम की दुरुपयोग की संभावनाएं 100% है और ईवीएम के माध्यम से वोटिंग करना बंद कराएगा। तो उत्तर प्रदेश में भी बाई इलेक्शन में और महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन में हमारे गठबंधन के साथी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर यूपीए और एनडीए हमारे हकों की बात करता तो हम उसमें शामिल होते हैं। उसमें हमारे हक और अधिकार की बात ही नहीं है। सवाल ये है कि सर कि जो निकट भविष्य में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या बहुजन अलायंस जो है, भारतीय बहुजन अलायंस, उन राज्यों में चुनाव में जाएंगे आप लोग? हालांकि चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक फ़िलहाल झारखंड और महाराष्ट्र में असेंबली चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ बाई इलेक्शन, कुछ सीटों पे 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो राजनीतिक दल है, जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो हमने महाराष्ट्र स्तर पर एक 10-11 पार्टियों का लोकल लेवल का, स्टेट लेवल का गठबंधन बना के महाराष्ट्र की कुल 288 असेंबली की सीटें हैं, तो 288 सीटों पर हम लड़ने जा रहे हैं। नॉमिनेशन वहाँ करने का समय अभी तक 29 तक है, लेकिन बाकी स्टेट का अलग है। झारखंड में हमारे कुछ साथी हैं, वो अपना इस इलेक्शन में उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और उत्तर प्रदेश में भी हमारे यहाँ यादव जी बैठे हैं, उनके पार्टी के एक साथी है, हमारे राष्ट्रीय शोषित समाज दल के पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी बाई इलेक्शन में और महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन में हमारे गठबंधन के साथी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, हमारे देश में पहले से 2 बड़े संगठन हैं, जो यूपीए है, एनडीए है, तो आप उनमें शामिल क्यों नहीं हो पाए, जो आपने अलग अपना अलायंस बनाया है? अच्छा, आपका शुक्रिया इस सवाल के लिए। यही तो हमारा बुनियादी सवाल है। अगर यूपीए और एनडीए हमारे हकों की बात करता तो हम उसमें शामिल होते हैं। उसमें हमारे हक और अधिकार की बात ही नहीं है। इसीलिए एक अल्टरनेट पॉलिसी और अल्टरनेट प्रोग्राम और एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स, ये ज़रूरी है। और ये बीबीए के माध्यम से आपको अल्टरनेट पॉलिसी, प्रोग्राम और पॉलिटिक्स, ये तीनों की रचना करके जो भारत की राजनीति 2 धड़ों में बंट चुकी है और सीमित हो चुकी है। एक धड़ा कांग्रेस ले रहे, दूसरा धड़ा बीजेपी ले रहे, लेकिन ये दोनों धड़े देश के बहुजनों के साथ न्याय नहीं कर सकते। इनकी एग्रीकल्चर पॉलिसी सेम है, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी सेम है, और विकास के रास्ते पे ये दोनों भी कारपोरेट दलों के हाथों में खेलते रहते हैं। इसलिए एक नई पहल, एक न्यू इनिशिएटिव, ये भारत की मजबूरी है और ये बीबीए के माध्यम से पूरी होगी। स्वामी जी, सवाल आपसे है, जो छोटे मोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो कहते हैं कि हमें ईवीएम हरा देती है हर बार। क्या आपकी कोई लड़ाई है ईवीएम के खिलाफ इस बार? पहली बात तो जिन पश्चिमी देशों से ईवीएम की शुरुआत हुई थी, विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होने के बाद उन देशों ने ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराना बंद करा दिया। ईवीएम टेक्नोक्रेट बनाते हैं। जब ईवीएम को टेक्नोक्रेट बनाता है तो दुरुपयोग की गुंजाइश भी टेक्नोक्रेट कर देता है। अभी एलन मस्क ने खुली रूप से उन्होंने चुनौती दिया कि जब चाहें हम तब ईवीएम को हैक कर सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ईवीएम की दुरुपयोग की संभावनाएं 100% है। इसलिए भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में ईवीएम मशीन के माध्यम से नहीं, अपितु डायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से होनी चाहिए, जिससे कि सही मायने में
जनादेश का मूल्यांकन किया जा सके। मेरी मान्यता है और हम समझते हैं, जितने भी यहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ बैठी हैं वो सब चाहती हैं कि पूर्व में जो वोटिंग व्यवस्था थी उसे बहाल किया जाए और ईवीएम के माध्यम से वोटिंग करना बंद कराया जाए। सर, ईवीएम जो है, ईवीएम खराब है, ईवीएम धांधली होती है। सबसे पहले लड़ाई ईवीएम लड़ लीजिए, बाद में संगठन जो आपने बनाया है। इसके लिए आपको क्लियर कर दूँ, ईवीएम आई है पार्लियामेंट द्वारा, ये चुनाव आयोग द्वारा नहीं आई है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, इसमें संसद द्वारा संशोधन हुआ और बैलेट बॉक्स के जगह ईवीएम मशीन, ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में बदला हुआ, तो ये पार्लियामेंट से किया है। तो जब ये पार्लियामेंट से सब कुछ होता है तो हमारे लोगों को पार्लियामेंट जाने की ज़रूरत है, कब ये हम कर पाएंगे। मौर्य जी एक सवाल है, जब देश में धर्म और जाति की राजनीति हावी है तो आप लोग कैसे टिक पाएंगे? देखिए, बहुत छोटी बात है। आज जब हम समतामूलक समाज बनाने की बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने की बात करते हैं, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन की बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। हम इस फार्मूले के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों को सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करेंगे, क्योंकि हिंदू के नाम पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का वोट तो लेते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद अगर सही मायने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों को ये हिंदू मानते तो इनका आरक्षण खत्म नहीं करते, इनके सिर पर खड़े होकर पेशाब नहीं करते, शरीर में मलमूत्र लेप करके उसका उपहास नहीं करते। आज अभी कल की एक घटना है, झांसी में एक दलित का सिर मुड़ा करके गांव में नचाया गया, पेट पर उल्टा टांगा गया, बेइज्जत किया गया। इसके पहले अभी इसी उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 1 महीने के अंदर 2 दर्जन से ज़्यादा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की हत्या की गई और हत्या करने वाले एक वर्ग विशेष के हैं। क्या जब ये हत्या करते हैं, आरक्षण खत्म करते हैं, हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, अमानवीय व्यवहार करते हैं, तो उस समय हम इनको हिंदू नज़र नहीं आते। इसका मतलब है हिंदू अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के ओर पर डकैती डालने का एक फार्मूला। सही मायने में आज भी हम अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं और पिछड़े हैं, जिसको पहले ये शूद्र कह करके हमारे साथ जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए परिस्थितियाँ पैदा करते थे। आज भारतीय संविधान लागू होने के बावजूद भी भारतीय संविधान का अनुकरण ठीक से न करके मनु व्यवस्था के मुताबिक समाज को संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि सबका साथ सबका विश्वास का नारा देने वाले लोग आज सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों पर कहर बर्पा कर रहे हैं, जुल्माती अत्याचार कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं और साथ ही साथ सार्वजनिक रूप से इनको अपमानित करने का घिनौना कृत्य कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये जो 100 में 90 की आबादी है, इसको हम एकजुट करके सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करेंगे। और आज का भारतीय संविधान ही हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। समतामूलक समाज की स्थापना करने का मंत्र ही हमारा सबसे बड़ा धार्मिक अस्त्र है। इसलिए हम इस रास्ते पर चल करके अपने महापुरुषों के सपनों को साकार करेंगे और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए आगे बढ़ेंगे। धर्म इस देश में एक नहीं अनेक है, तो ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन से भारत नहीं चलेगा। भारत चलेगा भारतीय संविधान से, क्योंकि भारतीय संविधान का दर्जा किसी भी धर्म और धर्म ग्रंथ से ऊपर है। तो हमारे लिए हमारा धर्म राष्ट्र धर्म भारत, हमारा धर्म राष्ट्र धर्म है। भारत का अस्तित्व बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। भारतीय संविधान के बताए रास्ते पर चलना
हमारा सबसे बड़ा धर्म है। मानिक साहब सब बाबा साहब की बातें करते हैं। अब तो विचारधारा ये हो गई है कि आप लोगों के माध्यम से कि गले के अंदर माला और विचारों पे ताला, जहाँ जिनसे आपकी लड़ाई है आप लोग भी कहीं कम नहीं है। क्या बाबा साहब को इस समय टोकरे में रख के बेचने का काम नहीं किया जा रहा है? ऐसा है कि हर महापुरुषों के साथ समय समय पे एक बदलाव तो ज़रूर आता है, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे बाबा साहब हो, चाहे कार्ल मार्क्स हो, वो अपने समय के साथ होता रहता है। लेकिन उसका जो मूल रूप से जो ढांचा होता है, जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन होता है, वो इंटैक्ट रहता है। कसूर होता है उस रास्ते पर चलने वाले लोगों का, वो महापुरुषों का कसूर नहीं होता है। अगर उसको सही लोग मिले तो फिर एक बार उसको पुनर्जीवित ताकत के साथ किया जा सकता है। यही तो इन्होंने कहा कि अब पॉसिबल है, हम बिलीव करते हैं कि हम फिर एक बार कर सकते हैं। यही तो हम बीबीए की भूमिका रख रहे हैं कि बीबीए ठीक है, SC ST के MP MLA है, लेकिन वो अगर कारीगर साबित होते तो हमें नया प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पड़े हैं, शेड्यूल कास्ट के 84 है, ट्राइब के 47 है, बैकवर्ड के 137 है, मुस्लिम के 24 है। लेकिन अगर ये अपना काम ईमानदारी के साथ कर सकते थे तो हमें बीबीए की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए ये कसूर बाबा साहब का नहीं है, बाबा साहब के विचारों के ऊपर चलने वाले लोगों की कमी जिनमें है उनका कसूर है। सर ये जो है चुनाव में आप लोग जा रहे हैं, महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी, फंडिंग कहाँ से है? दूसरा, विदिन बाबा साहब अपने जितने भी चंदा लेते थे उसका हिसाब देते थे, क्या बीबीए अपने चंदे का हिसाब देगी? ये तो एक तो अच्छी बात है आपने पूछा कि आजकल के पॉलिटिक्स के ज़माने में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बातें होती हैं। आपने हमें ये सवाल पूछा, अच्छा किया, लेकिन ये सवाल मोदी जी को कोई कोविड के बारे में, कोविड PM फंड का क्या हुआ, ये आपने कभी उनको सवाल किया? वो तो हुक्मरान में बैठे हैं, भारत सरकार के पूरे बजट का कोई हिसाब किताब नहीं है, उसके बारे में इस देश में कोई सवाल नहीं करता। और अब जब हम नई शुरुआत कर रहे हैं फिर भी हम आपके सवाल का स्वागत करते रहते कि वी बिलीव इन ओपन फंक्शनिंग, ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग एंड अकाउंटेबल फंक्शनिंग। तो सारे मामले में जो भी चाहिए वो आप हमसे समय समय पर मांग सकते हैं और वो आपको समय समय पर दिया जाएगा। कैसे गठबंधन होगा सर? ये जी बगैर BSP और SP के कैसे गठबंधन संभव? आज तक जिनको संभव हुआ ऐसे सारे दलों को हमने संपर्क किया, जो आज आए उसमें से लगभग 38-39 पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। बाकी लोगों को भी निमंत्रण ऑर्गेनाइज़र के तरफ से भेजा गया था, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो भी भविष्य में इस नए एक्सपेरिमेंट के साथ मूवमेंट और राजनीति के हित में ज़रूर आएंगे, ये हमें विश्वास है। अगर मायावती माने साहब, मेरा एक सवाल ये है कि आपके अलायंस में 30 पार्टियों का संगठन है, और जो आपके ही सिद्धांत पे जो राजनीतिक पार्टियां लड़ रही हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि असपा और बसपा और भी जो पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आप जिन विचार से लड़ाई लड़ रहे हैं और जिनके लिए लड़ रहे हैं उनके लिए वोट काटने का काम तो नहीं है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 30 पार्टियों को संगठन है और आपने न्योता दिया, वो नहीं आए, तो और जनाधार आपका क्या है? मेन भाई वोट में जनाधार मायने रखता है जी। आज के राजनीति का फोकस अब सेंट्रल पॉलिटिक्स के बजाय स्टेट पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा है। जितने स्टेट्स यूनिट मजबूत रहते हैं तो सेंटर की राजनीति मजबूत होती है। और इसलिए हमारे जो पीछे सारे राजनीतिक दल के सम्मानीय अध्यक्ष बैठे हैं, वो अपने अपने स्टेट में पकड़ बना के बैठे हैं, या भविष्य में और उसको मजबूत कराएंगे। फेडरल पॉलिटिक्स में राज्यों के यूनिट जितने मजबूत होंगे उतनी केंद्र की राजनीति मजबूत होगी। और इसी का प्रयास हम BBA के माध्यम से भी होगा कि एक तरफ से सेंटर की राजनीति हम मजबूत सफलता के साथ करें, और स्टेट वाले हमारे राजनीतिक दल हैं उनको भी एक ताकत सारे माध्यम से देने के प्रदान करके उनको भी राज्यों के राजनीति में मजबूत करें।
तब ये दोनों तरफा ताकत बढ़ेगी तो हम सेंटर में आराम से जो भी पॉलिसी मेकर है, जिसकी भी सरकार है, उनको गले की हड्डी बन सकते हैं। माने साहब, अधिकतर जो अलायंस बने हैं और अलायंस काम करते हैं, जब काम होता है तो दूसरे की झोली में जाके बैठ जाते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी तक ये चला आ रहा है। ये आपका सवाल भारतीय राजनीति का गिरता हुआ जो लेवल है उसको इंगित करता है, और ये देन बड़ी पार्टियों की है, बड़े पार्टियों की है। आप पे लोग विश्वास क्यों करें? बीबीए पे क्यों विश्वास किया जाए? विश्वास करने लायक कार्यक्रम और काम जब बीबीए करेगा तो हमें उम्मीद है वो जरूर विश्वास करेंगे। सवाल आपसे है मेरा, संविधान बचा रहे थे दो नेता उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। क्या कहना चाहोगे, क्या उनने संविधान बचा? चुनाव भी हो गया है, दलितों के बारे में जो डिसीजन आता सुप्रीम कोर्ट से उसमें वो लागू कर दिया हरियाणा में बीजेपी ने। क्या कहना चाहोगे वर्गीकरण का? पहली बात तो पूरे देश में संविधान बचाओ देश बचाओ का नारा मैंने दिया था। अच्छी बात ये रही कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसको अपना मुद्दा बनाया, और जिसके कारण केंद्र की भाजपा सरकार बैसाखी पे आई। भले ही भाजपा का सुपड़ा न साफ हुआ हो, लेकिन बैसाखी पर आने से तो स्पष्ट हो गया कि संविधान बचाओ का नारा सामयिक था, और आगे भी मुद्दा रहेगा, क्योंकि आज जिस तरीके से यथार्थवादी ताकतें सत्ता में आने के बाद संविधान विरोधी काम कर रही हैं, स्वाभाविक रूप से ये संविधान पर प्रत्यक्ष हमला है। इसलिए हम सभी अगर बाबा साहब के सपनों को साकार करने की बात करते हैं तो संविधान बचाने की प्राथमिकता भी हमारी सर्वोपरि होगी। रही बात हम इसको कैसे कारगर करेंगे, जैसे कि कुछ प्रश्न आए जिसमें प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, हम नकारात्मक बात पर विश्वास नहीं करते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद भी एक राजनीतिक शून्यता आई थी, लेकिन मानवर कांशीराम जी पैदा हुए। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को घर घर जन जन तक पहुंचाया। यही नहीं, पूरे देश में बहुजन समाज के सम्मान स्वाभिमान को जगाकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों को सत्ता के गलियारे तक पहुंचाने का भी काम किया। जब मानवर कांशीराम साहब सफल हो सकते हैं तो उन्हीं के मिशन के सिपाही हम लोग भी हैं। मानवर कांशीराम जी के रास्ते पर चल करके हम लोग सफल क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते। इसलिए हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है हम और राजनीतिक पार्टियों के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग मिलकर के समतामूलक समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, और कोशिश होगी कि जो हमारे महापुरुषों का सपना था वो साकार हो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।